Welcome to GV Tech Talks podcast. नमस्ते और स्वागत है। आज हम जीवन की एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम? हाँ, सोचिए, जब आप एक सिंगल सेल होते हैं तो जिंदगी कितनी आसान होती है। अच्छा। खाना सीधे बाहर से अंदर आ जाता है और जो कचरा है वो बाहर चला जाता है। लेकिन जैसे ही आप खरबों कोशिकाओं वाले एक जटिल जीव बनते हैं तो आप एक डिलीवरी क्राइसिस का सामना करते हैं। सही कहा। अंदर की कोशिकाओं तक खाना और ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा और उनका कचरा बाहर कैसे निकलेगा? बिल्कुल सही। इसे द टायरनी ऑफ स्केल भी कह सकते हैं। जैसे जैसे आकार बढ़ता है, सतह का क्षेत्रफल वॉल्यूम के मुकाबले बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ त्वचा से चीजों का लेन देन काफी नहीं होता। आपको अंदर एक पूरा हाईवे नेटवर्क चाहिए, एक तरह का प्लम्बिंग सिस्टम। बिल्कुल। और आज हम यही देखेंगे कि एवोल्यूशन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने शानदार और कितने अलग अलग सिस्टम डिजाइन किए हैं, इंसानों में भी और पेड़ पौधों में भी। तो आज का हमारा मिशन हमारे स्रोतों इन अद्भुत प्लम्बिंग सिस्टम्स के डिजाइन को समझना है। चलिए शुरू करते हैं। जी। तो सबसे पहले इस प्लम्बिंग सिस्टम में बहता क्या है? इंसानों में हम इसे रक्त या ब्लड कहते हैं। स्रोत में प्लाज्मा का भी जिक्र है। इन दोनों में क्या रिश्ता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए कि रक्त एक नदी है और प्लाज्मा उस नदी का पानी। अच्छा। ये रक्त का लगभग 55% हिस्सा होता है और ये वो तरल है जिसमें बाकी सब कुछ तैरता है। जैसे लाल रक्त कोशिकाएं जो ऑक्सीजन ले जाती हैं, सफेद कोशिकाएं जो लड़ती हैं और प्लेटलेट्स जो मरम्मत का काम करते हैं। साथ ही इसी प्लाज्मा में घुले हुए पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ अपनी अपनी मंजिल तक जाते हैं। तो प्लाज्मा वो माध्यम है, वो मीडियम है जिसके बिना ये डिलीवरी सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो इंसानों में ये एक जटिल पोषक तत्वों से भरपूर तरल है, पर पौधों के बारे में क्या? जाहिर है उनके पास खून तो नहीं होता। उनका डिलीवरी फ्लूइड क्या है? पौधों में दो अलग अलग तरह के तरल पदार्थ होते हैं जो दो अलग अलग पाइपलाइनों में चलते हैं। दो पाइपलाइन? हाँ, एक पाइपलाइन जिसे हम जाइलम कहते हैं, उसमें मूल रूप से पानी और मिट्टी से सोखे गए खनिज होते हैं। ये काफी पतला घोल होता है। और दूसरी पाइपलाइन है फ्लोएम। उसमें पत्तियों में बना भोजन यानी चीनी का गाढ़ा मीठा घोल होता है। तो एक तरफ कच्चा माल ऊपर जा रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ तैयार प्रोडक्ट पूरे पौधे में बट रहा है। बहुत दिलचस्प। मतलब एक ही जीव में दो अलग अलग डिलीवरी नेटवर्क है। चलिए अब इन नेटवर्क्स के पाइप पर आते हैं। मुझे स्कूल से याद है कि इंसानों में धमनियां और शिराएं होती हैं। आर्टरीज हमेशा अच्छा वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं और वेन्स गंदा वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या ये हमेशा सच होता है? अच्छा, गंदा वाला कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है, पर बायोलॉजी में ये एक क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन भी है। अच्छा। ज्यादातर मामलों में ये बात सही है, लेकिन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है जो पूरे सिस्टम को समझने के लिए जरूरी है। असली नियम ये नहीं है कि पाइप में क्या बह रहा है, बल्कि ये है कि पाइप किस दिशा में जा रहा है। दिशा में मतलब धमनियों की परिभाषा है वो वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं। हृदय से दूर? और शिराओं की परिभाषा है वो जो रक्त को वापस हृदय की ओर लाती हैं। अच्छा। तो फिर वो अपवाद कहाँ आता है? वो आता है फेफड़ों के सर्किट में। हृदय से फेफड़ों तक जो धमनी खून ले जाती है उसे फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी। हाँ, नाम से तो ये धमनी है, पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है ताकि फेफड़े उसमें ऑक्सीजन भर सकें। और फिर फेफड़ों से जो शिराएं यानी पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजन से भरपूर अच्छा खून वापस दिल तक लाती हैं। वो नाम से शिराएं हैं। समझ गई। तो नियम दिल से दूर या दिल की ओर का है, ना कि ऑक्सीजन वाला या बिना ऑक्सीजन वाला। बिल्कुल। पाइप का स्ट्रक्चर उसकी दिशा तय करता है, उसका सामान नहीं। ये एक बेहतरीन सफाई है। अब ये बात हमेशा याद रहेगी। स्रोत में शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी यानी एओर्टा का भी जिक्र है। ये इतनी बड़ी और मजबूत क्यों होती है? सोचिए, ये हमारे शरीर का मेन वाटर पाइप है जो सीधे पंपिंग स्टेशन यानी हृदय के लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा है। हर धड़कन के साथ हृदय जोरदार प्रेशर से खून को इसमें फेंकता है। अगर ये पाइप जरा भी कमजोर हुआ तो ये हाई प्रेशर फ्लो इसे फाड़ सकता है। इसीलिए ये इतनी मजबूत है। हाँ, इसीलिए कुदरत ने इसे शरीर की सबसे मोटी और सबसे लचीली धमनी बनाया है। इसका लचीलापन एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है, जो दिल के हर पंप के झटके को सोख कर खून के बहाव को थोड़ा स्मूथ बनाता है। तो इंसानों में ये हाई प्रेशर लचीले पाइप्स है। पौधों का प्लम्बिंग सिस्टम कैसा है?
जाइलम और फ्लोएम, क्या वो भी ऐसे ही होते? यहाँ डिजाइन बिल्कुल अलग है। जाइलम, जो पानी ऊपर ले जाता है, असल में मृत कोशिकाओं से बनी खोखली नलिकाएं हैं। मृत कोशिकाएं? हाँ, वे बस पैसिव पाइप हैं। लेकिन फ्लोएम, जो भोजन का परिवहन करता है, वो जीवित कोशिकाओं से बना है। उसे भोजन को सक्रिय रूप से लोड और अनलोड करने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अच्छा। तो एक ही पौधे में आपको दो अलग-अलग इंजीनियरिंग समाधान दिखते हैं। एक डेड पाइप सिस्टम जो सिर्फ पानी खींचने के लिए है, और एक लिव इन कन्वेयर बेल्ट सिस्टम जो कीमती भोजन को सावधानी से पहुंचाता है। वाह, ये तो प्रकृति की इंजीनियरिंग का कमाल है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इंजन। पाइप्स और तरल बिना किसी इंजन के बेकार हैं। इंसानों में ये काम हमारा हृदय करता है। स्रोत में सिस्टोल और डायस्टोल का जिक्र है। ये सिर्फ तकनीकी शब्द है या इनका कोई गहरा मतलब है? इनका बहुत गहरा मतलब है। इन्हें ऐसे समझिए, सिस्टोल वो पावर स्ट्रोक है जब हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और जोर से खून को बाहर धकेलती हैं। यही ब्लड प्रेशर बनाता है? हाँ, यही वो पल है जो आपका ब्लड प्रेशर बनाता है। और डायस्टोल उतना ही महत्वपूर्ण रीलोड फेज है, जब मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और हृदय के चैम्बर वापस खून से भरते हैं। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल, बिना एक कुशल रीलोड के पावर स्ट्रोक बेकार है। हृदय की लपडप की आवाज असल में इन्हीं दो फेजेस के दौरान हृदय के वॉल्व के बंद होने की आवाज है। ये एक नॉन स्टॉप मैकेनिकल पंप है। और ये पंप कितना कुशल है? स्रोत में बताया गया है कि हृदय के 4 कक्षों को सेप्टा नाम की दीवारों से अलग किया जाता है। ये विभाजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये विभाजन ही हमारी हाई परफॉर्मेंस लाइफस्टाइल की चाबी है। कैसे? दायां हिस्सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों में भेजता है और बायां हिस्सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर में। बीच की दीवार यानी सेप्टम इन दोनों को मिलने से रोकती है। और इस सेपरेशन से क्या होता है? इसकी वजह से हमारे अंगों को हमेशा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून मिलता है, जिससे हम बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। इसे दोहरा परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन कहते हैं, और ये गर्म खून वाले जीवों की एक खासियत है। ठीक है, तो इंसानों के पास ये शक्तिशाली, कभी न थकने वाला 4 चेंबर वाला पंप है, लेकिन मेरे घर के बाहर जो 30 फुट का पेड़ है, उसके पास तो कोई दिल नहीं है। वो अपनी जड़ों से पत्तियों तक दिन में सैकड़ों लीटर पानी कैसे पहुंचाता है? यहाँ प्रकृति का इंजीनियरिंग समाधान क्या है? ये शायद परिवहन का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। पौधों के पास दो पैसिव ताकतें हैं। पहली है मूल दाब यानी रूट प्रेशर। रूट प्रेशर? हाँ, जब जड़ें परासरण से पानी सोखती हैं तो वो जाइलम के अंदर एक हल्का सा दबाव बनाती हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप स्ट्रॉ में नीचे से धीरे से फूंक मार रहे हों। तो ये पानी को ऊपर धकेलता है? कुछ फुट तक, लेकिन 300 फुट ऊंचे पेड़ के लिए बिल्कुल नाकाफी है। तो फिर असली ताकत कहाँ से आती है? असली ताकत ऊपर से आती है, एक खिंचाव से। जब पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों, जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, से पानी भाप बनकर उड़ता है। वाष्पोत्सर्जन है ना? हाँ, वाष्पोत्सर्जन। तो वो पानी अपने पीछे पानी के अणुओं की पूरी लड़ी को खींचता है, एक चेन रिएक्शन की तरह। बिल्कुल, पानी के अणु एक दूसरे से चिपके रहते हैं, तो ये प्रक्रिया एक रस्सी को ऊपर खींचने जैसी है। इस खिंचाव को वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं, और ये इतना शक्तिशाली होता है कि ये पानी को बिना किसी पंप के सैकड़ों फुट ऊपर तक खींच सकता है। ये एक साइलेंट सोलर पावर्ड इंजन है। अविश्वसनीय। तो एक तरफ एक्टिव मैकेनिकल पंप और दूसरी तरफ पैसिव सोलर इंजन। अब बात करते हैं जब सिस्टम में गड़बड़ी होती है। मान लीजिए हमारे पाइप में कोई कट लग जाए या लीक हो जाए, शरीर क्या करता है? यहाँ हमारे खून में मौजूद छोटे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स काम आते हैं, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स? जैसे ही कोई रक्त वाहिका कटती है, प्लेटलेट्स तुरंत उस जगह पर पहुंचकर चिपक जाते हैं और एक जाल बनाना शुरू कर देते हैं। इस जाल में दूसरी रक्त कोशिकाएं फंस जाती हैं और एक थक्का मतलब क्लॉट बन जाता है, जो उस लीक को बंद कर देता है। और स्रोत में हीमोफीलिया नाम की बीमारी का जिक्र है, वो इसी से जुड़ा है? हाँ, वो इसी सिस्टम की एक विफलता है। यह एक आनुवांशिक स्थिति है जिसमें थक्का बनाने वाले जरूरी प्रोटीन की कमी होती है, जिससे छोटी सी चोट भी जानलेवा हो सकती है। ये तो लीक की बात हुई। अगर सिस्टम में कहीं जैम लग जाए या तरल पदार्थ जमा होने लगे तो? स्रोत में ओडीमा का उल्लेख है, ये क्या है? ओडीमा ऊतकों में तरल पदार्थ जमा होने से होने वाली सूजन है, जो अक्सर पैरों में दिखती है। ऐसा क्यों होता है? हमारे रक्तवाहिकाओं से हमेशा थोड़ा बहुत प्लाज्मा रिसकर कोशिकाओं के बीच की जगह में आ जाता है। इस अतिरिक्त तरल को इकट्ठा करके वापस खून में डालने का काम एक दूसरे नेटवर्क का है,
जिसे लसीका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अच्छा। जब ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता या गुरुत्वाकर्षण की वजह से तरल नीचे जमा हो जाता है तो सूजन आ जाती है। इसीलिए शायद बुजुर्गों को पैर लटका के बैठने से मना किया जाता है। बिल्कुल, इसीलिए सलाह दी जाती है कि लंबे समय तक पैर लटका कर ना बैठें और पैरों को थोड़ा हिलाते डुलाते रहें ताकि मांसपेशियां इस तरल को वापस ऊपर पंप करने में मदद करें। तो पौधों का सिस्टम भी क्या कभी हैक हो सकता है? क्या कोई उनके पाइपलाइन में सेंध लगा सकता है? बिल्कुल, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण एफिड्स हैं, जिन्हें हम माहू या चेंपा भी कहते हैं। अच्छा, वो छोटे कीड़े? हाँ, स्रोत में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। ये छोटे कीड़े प्रकृति के सबसे चालाक चोर हैं। वे अपनी नुकीली सूंड को पौधे के तने में ठीक उस जगह चुभाते हैं जहां फ्लोएम वाहिका होती है। सीधे पाइपलाइन तक पहुंच जाते हैं। हाँ, और चूंकि फ्लोएम में चीनी का घोल दबाव में होता है, ये मीठा रस अपने आप उनकी सूंड में चला आता है और उन्हें बस पीना होता है। वाह! तो ये एफिड्स नेचर के रिवाइव टैप्स हैं जो पौधे के प्लम्बिंग सिस्टम में सीधे सेंध लगा रहे हैं। इससे पौधे को कोई नुकसान भी होता है? मतलब उसका सारा बनाया हुआ खाना तो ये कीड़े ही पी जा रहे होंगे? हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर एफिड्स की संख्या बढ़ जाए तो वे पौधे की सारी ऊर्जा चूस सकते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है, उसकी पत्तियां मुड़ जाती हैं और उसका विकास रुक जाता है। ये इस बात का जीवित प्रमाण है कि फ्लोएम पौधे के लिए कितना कीमती ऊर्जा स्रोत है। तो आज हमने इन दो बिल्कुल अलग-अलग डिजाइनों को देखा। एक तरफ मानव परिसंचरण तंत्र है, एक हाई प्रेशर सेंट्रलाइज्ड पंप वाला सिस्टम जिसकी तुलना शहर के व्यस्त ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से करता है। चांगाड़ियां मतलब रक्त कोशिकाएं सिर्फ 60 सेकंड में पूरे शहर का चक्कर लगा सकती हैं। और दूसरी तरफ पौधों का परिवहन तंत्र है, एक विकेंद्रीकृत, कम दबाव वाला, सौर ऊर्जा से चलने वाला सिस्टम जो बिना किसी हलचल के चुपचाप अपना काम करता है। तो सार क्या है? सार ये है कि परिवहन जीवन की एक मौलिक जरूरत है और अलग-अलग परिस्थितियों के लिए प्रकृति ने अद्भुत और कुशल समाधान विकसित किए हैं। एक ही समस्या, दो शानदार समाधान। स्रोत में एक छोटी सी पर हैरान कर देने वाली बात बताई गई है कि इंसान का हृदय भ्रूण के विकास के लगभग 21वें दिन धड़कना शुरू कर देता है और मृत्यु तक नहीं रुकता। हाँ, ये सच में अद्भुत है। ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। इस एक मांसपेशी में ऐसा क्या खास है कि ये हमारे शरीर की किसी भी अन्य मांसपेशी जैसे हमारी बांह या पैर की मांसपेशी के विपरीत बिना थके, बिना रुके जीवन भर काम कर सकती है? ऊर्जा की सप्लाई, बिजली के संकेतों और खुद की मरम्मत का वो कौन सा अनूठा संतुलन है जो इस निरंतर गति को संभव बनाता है?